आप लोग अपने स्टैंडिंग पोजीशन ले लीजिए, जिसमें आप लोग का फ्रेमवर्क सही आ जाए। 3 से लेकर 0 तक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए, आप लोग सवाल अपना पूछिए। सर, आज आपका जो हिंदुस्तान इन्कलाब पार्टी के जो आप घोषणा कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये काम नहीं कर रही। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब में इन सब जितना भी क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है। बिहार में 65 पर आरक्षण लागू हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा है, और एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों का और सोर्सिंग हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, क्या कहिएगा सरकार? इसका हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने 65% का जिक्र किया, तो आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवीन अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनीबाग में वहाँ उपस्थित थे, धरने स्थल में बैठे हुए। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद में होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा समझिएगा, विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि उसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहाँ खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है। ये जो उनका जो आरक्षण जो देने का जो 65% आरक्षण जो देने का जो उनका जो सिस्टम था, वो बिल्कुल भूल था। पूछिए, आप लोग आगे पूछिए। देश में अति पिछड़ा और पिछड़ा पर बहुत अधिकार का हनन कर रहा है, चाहे नौकरी में चाहे अन्य सेवाओं में, क्या कहिए? और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, कहीं न कहीं देश की जो मनवादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है हिंदुस्तान इन्कलाब पार्टी आप सभी लोग के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने को लग सकते हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आपको सारी सीटों पर तैयारी चल रही है या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजीव रंजन कुशवाहा, वो अपनी बात रखेंगे। क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है, तो हम लोग आगे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा वो बात। तो आप लोग फिलहाल कितनी सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। इसमें जो है भागीदारी के हिसाब से मतलब आप लोग टिकट का वितरण करेंगे या मतलब क्या मापदंड रहेगा? देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए DP मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से भी लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से भी जो है शासन चल रही है, तो आपकी जब सरकार आएगी बिहार में, इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग उठा है। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारें जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीज़ों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है नौकरियाँ मिली है। तो हम यह प्रयास, पहला प्रयास हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर हम लोग मुखर हो पाए, उनके रोजगारिक और राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ हम उनकी सामाजिक लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें। सर, आपकी पार्टी क्या महिलाओं में के बीच अगर जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ लक्ष्य, उनके लिए कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृशक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था,
हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें। उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग स्वेच्छा से ही नहीं तो आधिकारिक तौर पर भी हम लोग उनको देने का प्रयास करें। सर आप आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी आज के बाद की वो क्या रहेगी कुछ बताएंगे आप? देखिए, आज तो पीसी के माध्यम से हम लोग आप सब लोग पक्ष हैं उपस्थित हैं। प्रयास यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जल्द एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार में हम लोग राजनीतिक अधिकार यात्रा के नाम से, संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से, आरक्षण अधिकार यात्रा के नाम से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण की ओर सर, जैसा कि आपने बताया कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, आपकी जब भी गवर्नमेंट आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। सर, हमारे बिहार के भी लोग तो अदर स्टेट में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जॉब कर सकते हैं, आप अदर स्टेट को बिहार में नहीं दे सकते हैं। यूपी पुलिस का वैकेंसी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें लगभग 10,000 सीट जनरल का था, उसमें बहुत सारे बिहार के लोग गए। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, उसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ के जो लोग अन्य स्टेटों में गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उनके लिए बिहार के जो युवाओं के लिए वहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उन सरकारों की तरफ, उनको कुछ प्रतिशत ही मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, और अदर स्टेट वाले भी बिहार में अगर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आते हैं। देखिए, वो संवैधानिक एक पहलू है, उसको हम लोग पुनः देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं इस पर बात करूँगा। बिहार में पलायन बहुत बड़े मुद्दा है। इससे पहले अगर आपकी पार्टी और आपकी मान ली सरकार है, एक सेकंड डोमिसाइल पे इनका जवाब। देखिए, डोमिसाइल वाले मैटर पर मैं आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हर एक स्टेट में डोमिसाइल है, हर एक स्टेट का अपना डोमिसाइल चलता है। बिहार छोड़ करके आप झारखंड में चले जाएँ, वहाँ पर भी लागू है। 1932 का खतियान चल रहा है। यूपी में जाएँ आप, यूपी में भी डोमिसाइल लागू है। आप अदर स्टेट में जाएँ, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट है सभी जगह पर डोमिसाइल लागू है। और डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वहाँ के नागरिकों को, जो राज्य के मूल नागरिक हैं, उन नागरिकों को संसाधनों में, नौकरियों में 90% की भागीदारी मिली। और आज की तारीख में बिहार में कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली गवर्नमेंट के दरमियान, मतलब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी थे साथ में जब सरकार चला रहे थे, तो डोमिसाइल को हटा दिया गया, या फिर आप कह लें कि डोमिसाइल को साइलेंट कर दिया गया। तो डोमिसाइल जब साइलेंट हुआ, नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे 30,000 35,000 के आसपास की वैकेंसी आई थी शिक्षकों की, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर से हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको 30-40% शिक्षक जो हैं वो बाहर के स्टेट के मिल जाएंगे। उन्हें खुद का एड्रेस पता नहीं होता है, रास्ता पता नहीं होता है, लोकेलिटी के बारे में पता नहीं होता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक महिला जो थी, शिक्षक थी, बीपीएससी की शिक्षक थी, उन्होंने बिहार के बारे में क्या क्या नहीं अभद्र टिप्पणी की थी, है ना? ये ड्यू टू बिहार के लोगों के नहीं होने की वजह से। ये तो सेंटर का मैटर है, कोलकाता से ट्रांसफर हो गए बिहार। मैं एक बात बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि ओपन नहीं आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं आते होंगे, लेकिन घर के अंदर आपस में तो चर्चा करते होंगे कि भाई बिहार में हम नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ट्रांसफर हो गया, साइड एरिया में चला गया, बिहार बहुत गरीब क्षेत्र, इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो हमारा ये डिमांड है, हमारी पार्टी की का ये मानना है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो और डोमिसाइल का परसेंटेज तय किया जाए 90 और 10 का, 90 और 10 का परसेंटेज लागू हो। 90% बिहार के मूल निवासियों को, जो बिहार के डोमिसाइल पात्र के व्यक्ति हैं या अभ्यर्थी हैं, उन्हें नौकरी मिले। बाकी 10% के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें बाहर के लोगों को मिले, कोई आपत्ति नहीं। बिहार पिछड़ा राज्य है, स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। यूथ की आबादी 55 से 60% है और कानून व्यवस्था भी चरम है। यहाँ का मूल रूप से क्या कहिए आपकी पार्टी का सत्ता में? देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन 30 साल से इस पर राजनीति सिर्फ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक सिर्फ बातें बनाई गई, स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है वो नहीं दिया गया। पिछले गवर्नमेंट के दरमियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, कितना दे दूँ, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख करोड़, इस तरीके से स्टेटमेंट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बात और इस तरीके की भाषा, इस तरीके की भाषा से बिहार अपमानित महसूस किया था। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, क्योंकि वाकई में बिहार इस बात को डिजर्व करता है, इस स्टेटस को डिजर्व करता है, क्योंकि बिहार में जिस हिसाब से गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है,
और आर्थिक सूचकांक में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। उस आधार पर यह माना जा सकता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में पलायन पे क्या कहते हैं? हाँ, बिहार का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोगों ने इसे अपने घोषणा पत्र में, हम लोग जब अब फिर से आपको बुलाएंगे तो आपको बताएंगे, पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनों में कैसे यहाँ के अभ्यर्थी युवा जो हैं पलायन कर रहे थे, बाथरूम में सफ़र कर रहे थे। इस बात की तकलीफ पता नहीं हुक्मरानों को है या नहीं, लेकिन हमें है और हम लोगों ने इस बात को लेकर के प्रयास किया है, ये कोशिश की है कि हम इस मुद्दे को पटना ही दिल्ली तक पहुँचाएंगे। तो बिहार में ऐसा क्या कारण है कि इंडस्ट्री नहीं आ पाती और आप लोग क्या करने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडस्ट्री के लिए माहौल चाहिए होता है। सोचने वाली बात है कि किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय पनपता तभी है जब उस व्यवसाय को और व्यवसायी को सुरक्षा दी जाती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज की गवर्नमेंट में भी व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। ये सच्चाई है आज भी। अभी आप देख लीजिए, आरा में तनिष्क ज्वेलर्स को लूटा गया, पता है ना कितने करोड़ का लूट हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवसायियों को कितनी सुरक्षा मिल रही है। अब सोच करके देखिए, कोई ज्वेलरी कंपनी अगर बिहार में 20 करोड़ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है और उनका दुकान, उनका शोरूम जो है वो लूटा जाता है, तो फिर कल को कोई कंपनी इस तरह से कोई इन्वेस्ट करना चाहेगी बिहार में? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की आवश्यकता है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब है। अब आप देख लीजिए, कौन सा क्राइम नहीं हो रहा, हत्या हो रहा है, रंगदारी हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, रोज कुछ ना कुछ कांड होता जा रहा है, शराब माफिया हावी है, बालू माफिया हावी है। कहाँ शांति है? कुछ भी नहीं है बिहार के अंदर। शासन व्यवस्था, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो हमारा ये प्रयास होगा, हमारी सरकार आएगी या हम जब सरकार में शामिल होंगे तो इन सभी मुद्दों पर फोकस किया जाएगा और विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाएगा और महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जाएगा। एक चीज अभी जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आपको पता होगा कि नौबतपुर हो गया घटना, आपको पता ही है, आप लोग मीडिया जायकार बंधु में आपको सब पता है। आप पत्थरघाट का मामला देख लीजिए, गर्दनें काट दी जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो शाम को मतलब अपना दुकान का ठेला निकाल के जो है अपने बाजार से अपने घर तक जाता है, चाउमीन बेचने का काम करता था, बहुत बढ़िया समुदाय का था, गर्दनें काट करके लेके चली जाती है। यहाँ के आज की सरकारों को यह समझने का प्रयास, आपको ये भी समझना पड़ेगा। आप राम भजन कुशवाहा को देख सकते हैं, सीतामढ़ी की घटना घटी।